Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, अच्छे मूड के अंदर होंगे ताकि हम अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकें। समटाइम्स आई थिंक कि जब भी हम लेक्चर देने के लिए जाते हैं, एंड नाउ इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लेक्चर लेने के लिए आएँ तो आपका मूड कम अज़ कम किसी तरह से खुशगवार हो। एंड सिंस वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, अदरवाइज आई कुड हैव डन समथिंग टू एलिवेट योर मूड्स अप. But currently we are tied up in a situation where you are on the other side of the camera and I am right here, and there is only a virtual link between ourselves. So all I can do is to give you some time to think about something really nice that happened with you, think about some great success, and think about maybe the future, the things that you will be doing in the future, all those good or great ideas that are coming to your mind, and just try to draw your energy out of it. And once you have this energetic mind in front of me, then you would always enjoy learning about environmental psychology. And I personally believe that environmental psychology is very exciting field, and I have been trying my level best with all the crew that has been helping me to make the courses and lectures interesting for you. Students, आज के दिन हमने अपना अगला चैप्टर शुरू करना है। अब तक हमने काफ़ी ज़्यादा environmental psychology के बारे में पढ़ लिया, और from this point onwards अब हम कुछ और मज़ीद चीज़ें शुरू करेंगे। आज के दिन से स्टूडेंट्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्ट एनवायरनमेंट्स ह्यूमन एडजस्टमेंट के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि बिल्ट एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं। बिल्ट एनवायरनमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या है। इंस्टीट्यूशंस मुख्तलिफ़ किस्मों के हो सकते हैं। मसलन हम हॉस्पिटल्स को इंस्टीट्यूशन के तौर पर ले सकते हैं, या हम प्रिजन्स को भी इंस्टीट्यूशन के तौर पर ले सकते हैं, और फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत सारे लोग जिनकी नीड्स वाबस्ता होती हैं उस इंस्टीट्यूशन के साथ, और वो उस इंस्टीट्यूशन में आके कुछ काम करते हैं, बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए और उस बिल्डिंग के इंटरनल इन्वायरमेंट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि लोग जो काम करने के लिए वहाँ पर आए हैं उस काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें। और ना सिर्फ उस बिल्डिंग को चलाने वाले लोगों के बिहेवियर और उसके परफॉर्मेंस के अंदर इजाफा हो बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन एंड एनवायरनमेंट ऑफ दैट बिल्डिंग, बल्कि इसके साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर अपनी ज़रूरियात के लिए आते हैं उनकी ज़रूरियात को भी किसी तरह एफिशिएंटली फुलफ़िल किया जा सके। द बॉटम लाइन दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज़ दैट कि जिस तरह से हम अपने घर के अंदर जाते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को चेंज करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर एक साहब ने अपना नया घर लिया, और जब वो घर शिफ्ट करके नए घर में जाते हैं तो उस घर के अंदर वो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए और उस घर के एनवायरनमेंट से बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए उस घर के अंदर कुछ चेंजेस पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये चेंजेस घर के स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, और अक्सर औक़ात ये चेंजेस घर के ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। मिसाल के तौर पर आप घर का पेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। Maybe you are not feeling comfortable with a certain type of paint color, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में different types of paints are being used. Youngsters are often on using very funky colors, very sharp colors like reds, blues, yellows. Then there are sober colors like off-white or plain white or apple whites. So there are so many different types of colors जो आपके मूड के हिसाब से आपको एलिवेट करते हैं और आपको ये महसूस कराते हैं दैट यू आर ऑन अ प्लेस नाउ जहाँ पर आप अपने आप के साथ बातचीत कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली गैदर अप योर स्कैटर्ड थॉट्स एंड यू कैन फोकस अपॉन अ सर्टेन पॉइंट। इसके साथ ही साथ आप अपने घर के इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने कमरे को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो कमरा आपकी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। मसलन एज ए स्टूडेंट अगर आपका ज़्यादातर वक्त जो है आपकी कंप्यूटर और वर्किंग टेबल के ऊपर गुजरता है, तो आप अपनी कंप्यूटर और वर्किंग टेबल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपकी
CDs, DVDs वो सारी आपके सामने हो, आपकी बुक्स भी आपके सामने हो. यू कैन मेक इट अ टोटली वर्क ड्रिवन वर्क स्टेशन, जहाँ पर जब आप बैठते हैं तो फ़ौरन आप महसूस करें दैट येस नाउ आई एम रेडी टू वर्क. और ये सारी चेंजेस आप अपनी तबीयत के मुताबिक करते हैं. सो यू एंटर इन योर रूम एंड योर वर्क स्टेशन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. It is more or less like inviting you that come on, let's start working together, and you find your workstation to be so beautiful for yourself that works like a natural motivation for you. इसी तरह से हम अपने घर के अंदर मज़ीद जब एडजस्टमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी फंक्शंस हम उस घर में करते हैं या जो भी हमने घर के अंदर काम करने होते हैं वो सारे काम हम एफिशिएंटली और स्विफ्टली कर सकें. मसलन हम अपने घर के अंदर डाइनिंग टेबल्स रखते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो किचन के कहीं करीब हो, ताकि मेहमानों को जब हम खाना पहुंचाएं तो किचन बिल्कुल पास हो और वहां से मेहमानों तक खाना पहुंचाया जाए. हम ये भी देखते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम्स जो हैं वो घर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हों, ताकि मेहमान एंटर होते साथ ही ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हो जाएं. और मेहमानों को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए और घर वालों को भी प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से थोड़ा सा दूर रखें. सो देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस जो हम अपने घर के अंदर करते हैं. जब हम अपने घर के अंदर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और घर एक ऐसा वर्किंग यूनिट है हमारे लिए कि हमारी इस घर के अंदर जाते साथ ही परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की तो क्या जिन इंस्टीट्यूशंस में आप चाहते हैं उन इंस्टीट्यूशंस में आप ऐसे ही महसूस करते हैं जिस तरह से आप अपने घर को इम्प्रूव करते हैं? क्या उन इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर एकदम से ज़बरदस्त हो जाए? मसलन आप अगर अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचते हैं तो क्या जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं या स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं तो क्या उस स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग आपके बिहेवियर पर कुछ असरअंदाज किसी तरह से होती है? क्या आप कभी कभार ये सोचते हैं कि बिल्डिंग के अंदर अगर इस किस्म की चेंजेस कर दी जाए तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम बचना शुरू हो जाएगा, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी और स्टूडेंट्स टीचर के साथ बहुत आसानी से एक लिंक और कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को किस जगह पे होना चाहिए? मसलन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहाँ पे हो, रजिस्ट्रार्स ऑफिस कहाँ पर हो, टीचर्स के क्यूबिकल्स कहाँ पर हों, स्टूडेंट्स का लिविंग एरिया कैसा हो, कॉमन रूम्स कैसे हों, हमारा स्पोर्ट्स एरिया कहाँ पर हो और हॉस्टल्स कहाँ पर हों? जब हम किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हम उस इंस्टीट्यूशन को इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं और उससे हमें ये पता चल सकता है कि इस इंस्टीट्यूशन को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है with reference to the performance that is expected of the people who will be working in that particular institution. So students, हमारे इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है. अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक जनरल बिहेवियर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से आप फ़ौरन आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन का डिज़ाइन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. Maslan, let us suppose Khalid is a young boy. He's about 22 years old और खालिद एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है. खालिद को एक दिन के अंदर काफ़ी सारे काम करने हैं. आज के दिन में उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और बिजली, पानी और गैस के बिल्स जमा करवाने हैं. उसके बाद उसने अपनी फ़ीस जमा करवानी है और फ़ीस जमा करवाने के लिए उसको सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी से उसको अपना एक ड्राफ्ट बनवाना है और फिर उस ड्राफ्ट को लेकर बैंक आना है और बैंक में वो जमा करवाना है. फिर उसके बाद खालिद को शाम को अपने घर जाना है और घर से उसको शाम को मार्केट में जाना है ताकि जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें ली जा सकें. खालिद का जो सारा दिन है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल एक्टिविटी एंगेज है. आइए ये देखते हैं कि खालिद का ये दिन किस तरह से गुजरा. खालिद सुबह उठता है और फ़ौरन यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, लेकिन क्योंकि खालिद के पास कोई पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है इसलिए उसको फ़ौरन बस स्टॉप की तरफ जाना पड़ता है. जब खालिद बस स्टॉप पर पहुंचता है ही फाइंड्स आउट कि बस स्टॉप से काफ़ी ज़्यादा दूर जो बस है आकर रुकती है. बसेस और वैगन्स जो चल रही हैं या डिफरेंट कम्यूटिंग वैन्स जो हैं, अमूमन खालिद को ये बात पता है कि वो अमूमन बस स्टॉप से काफ़ी आगे या काफ़ी पीछे आकर रुकती हैं. सो खालिद नोस कि मैं
इस बस स्टॉप के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। एंड ही फाइंड्स आउट कि आज का दिन गर्म है और धूप निकल आई है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है एंड खालिद हैज़ टू वेट फॉर द बस। जबकि बस स्टॉप थोड़ी दूर है जहाँ पर शेड अवेलेबल है, बट खालिद नोस कि सून एज द बस विल अराइव, तो जितने सारे लोग खड़े हैं बस स्टॉप पे वो सारे बस की तरफ भागेंगे ताकि उनको सीट मिल जाए, इसलिए कोई भी बंदा उस शेड को इंजॉय नहीं कर पा रहा। नाउ खालिद, soon as the bus arrives, Khalid actually has to run because probably there is no queuing, और खालिद को उसके अंदर घुसना है और बस के ऊपर सवार होना है। खालिद बस पर सवार हो जाता है और बस उसको यूनिवर्सिटी ले जाती है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड पेन्सटेकिंग जर्नी खालिद एंड्स अप इन द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में खालिद को एक लेक्चर लेना है और उसके बाद उसको रजिस्ट्रार के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जाकर अपना चालान फॉर्म कलेक्ट करना है। खालिद की क्लासेस जहाँ पर हो रही हैं वो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसके दरमियान में तकरीबन पौने किलोमीटर का फ़ासला है। खालिद रन्स टू हिज क्लास एंड ही टेक्स हिज क्लास और उसके बाद वो तकरीबन पौना किलोमीटर चल कर अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंचता है। व्हेन ही रीचेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ही फाइंड्स आउट कि वहाँ पर एक लंबी कतार लगी हुई है स्टूडेंट्स की जो अपने चालान फॉर्म्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पौना किलोमीटर का फासला तय करने के बाद खालिद अगेन finds himself confronting a long queue. Khalid stands up in the queue because there is no other way out. While Khalid is standing in the queue, तो उसके सामने जो साहब खड़े हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसब्रे हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि ये क्यू आगे क्यों नहीं चल रही। खालिद उसकी फ्रस्ट्रेशन को पिकअप करता है। इन द मीन वाइल सम लेडीज़ एंटर in that particular place and one of the ladies comes close to Khalid and she says, दरअसल मेरी गाड़ी बार स्टार्ट हुई भी है, मुझे अपने बच्चे को लेने के लिए जाना है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं पहले फ़ीस जमा करवा लूँ। खालिद हैज़ टू से ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट एंड खालिद सबमिट्स टू दैट, और वो खातून पहले जमा करवाती हैं फ़ीस। अब उन खातून के पीछे एक दो और ख़वातीन आना शुरू हो जाती हैं और वो उनके पीछे लाइन बनाना शुरू कर देती हैं। खालिद फाइंड्स आउट कि उसकी क्यू आहिस्ता आहिस्ता लंबी से लंबी होती जा रही है और उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो अपने चालान फॉर्म किस तरह से कलेक्ट करे। आफ्टर अ लॉन्ग एंड पेन्सटेकिंग वेट खालिद फाइनली एंड्स अप इन द विंडो, और जब वो विंडो पर पहुंचता है तो द क्लर्क सिटिंग ऑन द अदर साइड ही टेल्स हिम कि आपको एक सर्टन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी लेके आनी है तब मैं आपको चालान फॉर्म दे सकूँगा। नाउ खालिद हैज़ टू रन फॉर हिज लाइफ क्योंकि फ़ोटोकॉपियर की दुकान जो है वो उस जगह से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर है। Because there was no photocopier available in that particular place, Khalid has to run once again to find out the photocopier's shop. He gets the photocopies done, comes back, and then stands in the queue again. Once again, after long and painstaking hours of waiting, he gets in the queue, he's able to get his challan form. And then Khalid runs towards the bank, and bank is about another 5 kilometers away from the university because it is not located in the university. Khalid has to again face the queue of standing on the bus stop. And matter of fact, once again he has to stand up in the sun because the shades are never used because the buses or vans come and don't stop close to the bus stop. Khalid bus pe baithta hai, he reaches to the bank and he finds out that once again there is a long queue that he has to face. Khalid उस क्यू में से गुजरता है और अपना चालान फॉर्म के ऊपर जो फीस मेंशन की हुई होती है उसको सबमिट करवाता है, एंड देन ही हैज़ टू एंटर into another line जहाँ पर बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल्स जमा हो रहे हैं. Khalid once again is facing a queue, and this is a time when it is almost lunch time, and Khalid just looks back. He finds out कि सारा दिन वो मुख्तलिफ किस्म की लाइनों में खड़ा रहा है. Khalid बिल जमा करवा के वापस घर आता है. He takes a rest for a while, and then he has to go pick up the snacks from a shop that is very popular in the town. जब वो शॉप पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि ये शॉप के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स लेने के लिए डिफरेंट किस्म की क्यूज़ हैं और खालिद को उन क्यूज़ पे खड़ा होना है. और सबसे पहले जब वो अपनी चीज़ों को ढूंढ रहा है तो उन चीज़ों के इर्द गिर्द भी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, एंड खालिद हैज़ टू वेट till his turn comes and he has to pick up his preferred favorite snacks, and then he goes to the bill counter, submit to pay the money, and once again he finds himself facing another line. And then he picks up his things and comes back home, and he finds out that the entire day was standing in the queues, entire day was waiting and waiting. Students, this is not a very unusual story. This happens a lot of times with all of us.
अगर हम अपनी मॉडर्न सिविलाइज्ड ज़िंदगी को देखें तो हमें ये क्यूइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। और हमें अक्सर औक़ात ऐसा पता चलेगा कि जब हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के सिलसिले में मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बाज़ औक़ात उनके डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि उन डिज़ाइंस के अंदर एफ़िशिएंटली काम करना पॉसिबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर खालिद की यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद होता और उस एरिया के बिल्कुल पास होता जहाँ से स्टूडेंट्स चालान फॉर्म्स कलेक्ट करते हैं, तो इट वुड हैव बीन वेरी ईजी फॉर खालिद एंड इट कुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ हिज टाइम। अगर फ़ोटोकॉपियर की दुकान वहाँ पर पास होती तो खालिद वहाँ से ही फ़ोटोकॉपी करवाता और शायद अपने टाइम के 2-3 घंटे वो बचा पाता। अगर बस स्टॉप्स हमेशा ऐसी जगह पर हों जहाँ पर वैन्स आकर रुकती हैं और बसेस आकर रुकती हैं, तो खालिद सनलाइट के अंदर शेड को भी इंजॉय कर सकता है। सो ऑफ एंड ऑन वी फाइंड आउट कि जब हम मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो डिज़ाइन प्रॉब्लम की वजह से हमारी बिहेवियर की एफिशिएंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। प्लस जब हम अपने काम को तेज़ी से नहीं कर पा रहे होते तो इसके ज़रिए हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे अंदर नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स भी आ सकते हैं। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे वी फाइंड आउट कि हमने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस जो हम कर सकते थे वो लूज़ कर दी है टूवर्ड्स डिज़ाइन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन जो बिल्कुल इस तरह से बनाया गया कि दैट वाज फ्लैग्रेंटली डिसरिगार्डिंग द नीड्स ऑफ द पीपल दैट दिस इंस्टीट्यूशन वाज सपोज्ड टू कैटर फॉर। So students, these institutional designs can be designed in some such way कि किसी तरह से ये लोगों के बिहेवियर को मज़ीद एफिशिएंट कर सकें और लोग जिन कामों के सिलसिले में इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं वो काम तेज़ी से हो सकें। इसके साथ ही साथ इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। नाउ बट इन लाइफ वी फाइंड आउट ourselves into very funny situations जहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रस्ट्रेशंस होती रहती हैं और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन फेलियर की वजह से हमारी परफॉर्मेंस कम से कम होती जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट सम वेरी फनी लॉज रिलेटेड टू द क्यूइंग बिहेवियर। लेट मी टेक यू टुवर्ड्स अ स्लाइड एंड लेट अस जस्ट रीड दीज लॉज दैट साउंड टू बी वेरी वेरी फनी। These are Wilde's laws of advanced linesmanship. If you are running for a short line, it suddenly becomes a long line. If you are waiting in a long line, people behind you are shunted to a new short line. अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप किसी लंबी लाइन के अंदर खड़े हुए हैं तो आपके पीछे जो लोग खड़े होंगे वो एक अलहदा से छोटी लाइन में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे. If you step out of a short line for a second, it becomes a long line. That is also fairly common. If you are in a short line, the people ahead of you let in their friends and relatives and make it a long line. A short line outside a building becomes a long line. If you stand in one place long enough, you make a long line. So this type of behavior is very, very common and we have constantly been watching these types of behaviors. Students, एक अच्छा architecture क्या है? जब हम institution के design की बात करते हैं तो एक अच्छा architecture किस तरह का होना चाहिए? यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा that says good architecture is impossible until there is a change in public attitude. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हम इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में चाहते हैं और डिज़ाइन फेलियर की वजह से हमें जो मसाइल पेश आते हैं, क्या हम कभी इसके बारे में कोई आवाज़ उठाते हैं? क्या इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं या कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इस सिलसिले में आती है जिसके तहत हम लोगों को बता सकें कि यार जब आप लोग डिज़ाइन करते हैं इंस्टीट्यूशन को तो ये चीज़ें इन चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए। अक्सर औक़ात हमने देखा है स्पेशली इन आवर कंट्री कि जब एक जगह पर सड़क बनती है तो सबसे पहले तो वहाँ पर सड़क बनती है और सड़क बनने के दौरान लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना पेश आता है। नेचुरली वहाँ पर सड़क बन रही है, आप उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब सड़क बन जाती है एंड पीपल टेक अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर सम टाइम, वहाँ पर बिजली के पोल्स लगाने वाले आते हैं और वो सड़क को दोबारा से खोदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बिजली के पोल्स लगाने। कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है कि सीवरेज लाइन वाले आए हैं और उन्होंने भी सड़क को खोदना शुरू कर दिया है क्योंकि वो सीवरेज लाइंस बिछा रहे हैं सड़क के नीचे। एंड इवेंचुअली यू फाइंड आउट कि 1 साल 1.5 साल के अंदर वो सड़क तो कभी बन नहीं पाती, कंप्लीट नहीं हो पाती और इवेंचुअली इन सारी आफ्टर मैथ्स के ज़रिए वो सड़क तबाह होना शुरू हो जाती है। सो
दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट कि गुड आर्किटेक्चर उस वक्त तक नहीं पॉसिबल जब तक लोगों के अंदर एक एटीट्यूड चेंज ना हो या लोग अपनी उन राइट्स को डिमांड ना करें. Another statement from CM Daisy in 1974 says something like this: "Nothing will be done about the designs of supermarkets, fast food restaurants, airports, parks, and similar situations until the public demands something different." Now, this statement once again points out towards the fact that public should actually go out and demand that we do not want to stand out in the long queues in the supermarkets, and when you design all these institutions, you please design them in a way कि वहाँ पर इंसानों को फ्रस्ट्रेशन ना हो, उनका वक्त कम से कम ज़ाया हो और वो एफिशिएंटली अपना काम को परफॉर्म कर सकें. Do you think Mr. CM Daisy is right in these statements? क्या CM Daisy, when he says something like that, is he putting the blame on the people, or is he saying something right? Is he probably trying to saying that there should be a link between the authorities that are designing a certain institution and the people who would be using that institution, and based upon that link and mutual collaboration and understanding, a design should be emerging? Probably he wanted to say something like that, but then there was a counter remark by someone who said something like this: "This is something like a doctor saying that it is impossible to practice medicine well until human physique is radically revised. No doubt, surgery will be greatly simplified if we had a zipper on our sides so that internal inspections and rearrangements could be made more efficiently. But no doctor who maintained touch with reality could argue that this was essential to proper treatment. The doctor works with human body as he finds it. The designer must work with the human nature as he finds it." इस काउंटर रिमार्क में दरअसल देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट द रिमार्क दैट वाज कॉइन्ड बाय CM Daisy. CM Daisy सेज कि पब्लिक को अपना राइट्स के लिए फ़ाइट करना चाहिए और पब्लिक को डिमांड करनी चाहिए इस किस्म की चीज़ें ताकि आर्किटेक्चर के अंदर एक बुनियादी चेंज पॉसिबल हो सके. ये काउंटर रिमार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा तंज है और इस रिमार्क के कहने वाले का ये कहना है कि अगर आर्किटेक्चर को बेहतर करने का सिर्फ ये तरीका है कि पब्लिक डिमांड करे, तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे एक डॉक्टर कहे कि जब तक इंसान की बॉडी को रेडिकली रिवाइज ना किया जाए तब तक मैं अच्छी तरह अपनी डॉक्टरी का पेशा सर अंजाम नहीं दे सकता. और वो रेडिकल चेंज क्या है कि इंसानों की बॉडी के साइड्स के ऊपर जिपर्स लगा दी जाएँ ताकि वो जिप खोल के आराम से इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक किया जा सके, फिक्सअप किया जा सके, उनको रीअरेंज किया जा सके और फिर वो जिप को बंद कर दिया जाए. एंड ऑफ द रिमार्क इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेज कि जिस तरह से डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि इस किस्म की चेंजेस बॉडी के अंदर करें और डॉक्टर को उसी बॉडी के साथ काम करना पड़ता है जो नेचर ने डिज़ाइन की है, बिल्कुल इसी तरह से आर्किटेक्चर को भी इसी तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि ह्यूमन नेचर के मुताबिक सारी चीज़ें डिज़ाइन हों. एंडिंग रिमार्क इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. द डॉक्टर वर्क्स विद ह्यूमन बॉडी एज ही फाइंड्स इट. द डिज़ाइनर मस्ट वर्क विद द ह्यूमन नेचर एज ही फाइंड्स इट. द डॉक्टर इज़ वर्किंग विद द ह्यूमन बॉडी and the designer is working with the human nature. That is very, very fair enough. So which is the right position for us to adopt? I think the right position for us to adopt would be somewhere in the middle. And the middle is the place जहाँ पर हम gather up कर सकते हैं opinions को, points of views को जो लोगों के हैं और expertise जो designer की हैं in the middle, जहाँ पर designers interact कर सकें उन लोगों के साथ जिन लोगों ने वो बिल्डिंग्स के अंदर आना है, जिनके काम है, और उन लोगों के साथ जिन लोगों ने उन बिल्डिंग्स को चलाना है. तो अगर कोई इस किस्म की पॉसिबिलिटी हो, then probably there could be some radical change in the designs of the buildings. Students, it is interesting to note that while creating space, designers should be aware of the needs of its intended users. मिसाल के तौर पर अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने वाले लोगों को उन लोगों के साथ बहुत ज़रूरी इंटरेक्शन होना चाहिए जो लोग इन बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करेंगे. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाई की जाती है और यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन को प्रिपेयर किया जाता है. और अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकें जिससे हमें ये पता चले कि स्टूडेंट्स को किस तरह से बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, प्लस स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है और टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर हम कैटर फॉर कर सकें अपने डिज़ाइन के अंदर तो शायद हम काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ कर सकें. लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि
डिज़ाइनर्स जब बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं तो किसी एक ग्रुप की नीड्स को ज़्यादा सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर डिज़ाइनर्स शायद ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करें जो डॉक्टर्स के लिए बेहतरीन हो, जिसके अंदर डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों। अब जब डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी तो शायद डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते करते हम पेशेंट्स को भूल जाएं। जब हम प्रिजन्स को डिज़ाइन करते हैं तो प्रिजन्स के अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि जो प्रिजन्स को रन करने वाले लोग हैं सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए हों। हो सकता है कि प्रिजनर्स की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हों, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि प्रिजनर्स की रिक्वायरमेंट्स को नोट किया गया हो वाइल दे आर डिज़ाइनिंग द मैप ऑफ अ प्रिजन कैंप? शायद इस किस्म की डिज़ाइनिंग हमने नहीं देखी, या शायद दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में इस किस्म की डिज़ाइनिंग होती हो। सो स्टूडेंट्स, द बॉटम लाइन इज़ कि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन करते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं, और उन स्टेक होल्डर्स का आपस में जो इंटरेक्शन है दैट इज़ एक्चुअली द एंड प्रोडक्ट जो उस बिल्डिंग के अंदर होगी। और उस इंटरेक्शन के ज़रिए असर कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ मकासद हासिल किए जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि उन स्टेक होल्डर्स की नीड्स का ख्याल रखा जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए। अगर उनकी नीड्स का ख्याल रखा जाएगा और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा तो वो इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। और अमूमन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो उस इंस्टीट्यूशन के मकासद हासिल किए नहीं जा सकते। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग इज़ डिटरमिन्ड बाय in large part by the limitations and prescriptions of the designed environment। ये ह्यूमन एफिशिएंसी जो है वो उसके ऊपर जो लिमिटेशंस हैं वो डिज़ाइंड एनवायरनमेंट की वजह से आ सकती हैं। गुड डिज़ाइन इज़ वन विच कॉजेस मिनिमम ह्यूमन डिस्कम्फर्ट एंड मैक्सिमम ह्यूमन फंक्शनिंग। एक अच्छा डिज़ाइन किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी बिल्डिंग का वो हो सकता है जिसके अंदर इंसानों को मिनिमम डिस्कम्फर्ट हो और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के ज़रिए काम कर सकें। So we will be talking about hospitals, prisons and educational settings with reference to environmental psychology। Students, यहाँ पर अब हमें अपने लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड करना है, और मैं लेक्चर के मज़ीद चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बुनियादी फ्रेमवर्क किस तरह का होना चाहिए जब हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। जब हम किसी बिल्डिंग को या किसी इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, दैट शुड एक्चुअली बी अ परफेक्ट फिट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। Let us see on the slide that what are those two types of things. Number one is individual and number two is environment. Individual की जब हम बात करते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, लेकिन हम उनको इस हिसाब से देख सकते हैं दैट देयर इज़ एन इंडिविजुअल, उसका एक जेंडर है और वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल यूज़ के लिए इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करेगा या अपने किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेगा। उस इंडिविजुअल की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस इंडिविजुअल का हमने परफेक्ट फिट ढूंढना है उस एनवायरनमेंट के साथ जो हम उस बिल्डिंग के अंदर क्रिएट करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस किस्म की चीज़ों को देखें जैसा कि साइट, लोकेशन, बिल्डिंग टाइप, डिज़ाइन, लेआउट। सो स्टूडेंट्स, बुनियादी पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल्स जो उस बिल्डिंग के अंदर आएंगे उनको फ़िट करना है आपने उस एनवायरनमेंट के साथ जो उनको चाहिए विद रेफरेंस टू देयर फंक्शंस एंड द जॉब्स दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म। एंड इन द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी we talk about different ways, procedures and methodologies to identify different ways to make a perfect fit between the individuals and their environments. And we actually would use different theoretical frameworks, different theoretical concepts in order to understand the individuals in better ways and in order to understand different types of environments that could help them fulfill their basic requirements and needs related to those institutions in more efficient and more active manner. सबसे पहले स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में। क्या आपका हॉस्पिटल्स में आना जाना होता है कभी? ऑफ कोर्स आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे और हॉस्पिटल्स में हो सकता है आपने कुछ वक्त भी गुजारा हो या आप किसी पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए हों। सो योर इंटरेक्शन विद हॉस्पिटल हैज़ बिन देयर। हॉस्पिटल एक ऐसी एनवायरनमेंट है जिसको आप ऑटोमेटिकली पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर आपको ये ना बताऊं कि मैं आपको किधर लेकर जा रहा हूं और आपको एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर ले जाऊं और वहां पर आपकी आंखों से पट्टी खोलूं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे ही आपकी पट्टी खुलेगी आप फ़ौरन कहेंगे कि मैं एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग में हूं। हो सकता है कि अगर आपकी आंखों से पट्टी ना भी खुली हो तो आप उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होकर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके ख्याल में आप कहाँ हैं, तो आप कहें कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। वो क्या चीज़ें होंगी जिनकी वजह से आप हॉस्पिटल को फ़ौरन पहचान लेंगे?
वहाँ पर मुख्तलिफ स्मेल्स होंगी और ड्राई अल्कोहल एंड वेट अल्कोहल की स्मेल है जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है. देयर विल बी रश ऑफ द पीपल. You can immediately find out about the environment of the hospital, number one, from the smells that you would come across in that particular environment. इसके साथ ही साथ जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको पेशेंट्स नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स वहाँ पे होंगे, एंड यू वुड सी अ स्ट्रेंज force of people that is wearing white coats and they are hanging stethoscopes around their necks and they are moving around in hurry. Instantly you would come to say that this is a hospital. स्टूडेंट्स, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल्स के अंदर कैसा रहा? अगर आप इस सवाल को इस तनाजुर में देखें जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन का था कि जब भी इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन किया जाता है तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को मैच किया जाता है एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखें, डू यू ऑलवेज फाइंड आउट देयर इज़ अ परफेक्ट फिट बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल एंड द पीपल हुज नीड्स आर टाइड अप इन दैट हॉस्पिटल, या क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई परफेक्ट मैच नहीं है? मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर लेट अस सी के कितनी किस्म के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. सबसे पहले स्टेक होल्डर हॉस्पिटल के अंदर हैं पेशेंट्स. जब हम पेशेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब कैटेगरीज आ सकती हैं, जैसा कि वो एज और जेंडर के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके डायग्नोस्ड एलिमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स हो सकते हैं, फिर डायग्नोसिस के हिसाब से उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही है और जो ट्रीटमेंट रिजीम है उसके हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स हो सकते हैं, और हर किस्म के पेशेंट की मुख्तलिफ़ किस्म की एनवायरमेंटल नीड्स हैं. मसलन ऐसे पेशेंट्स जिनकी जिस्म की कोई हड्डी टूट गई हो और वो उसका इलाज करवा रहे हों तो उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं. ऐसे पेशेंट्स जो इंट्रावेनस ट्रीटमेंट जिनकी हो रही हो, मिसाल के तौर पर उनको इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगते हैं या मिसाल के तौर पर उनको ग्लूकोज की एक बॉटल लगाई गई है, तो ऐसे पेशेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और क्या हॉस्पिटल के वार्ड्स और उसकी टॉयलेट्स और लेबोरेटरीज़ इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि इंट्रावेनस पेशेंट्स अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आसानी से इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कम अक्रॉस इन द हॉस्पिटल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स. इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के अंदर दूसरा स्टाफ भी काम कर रहा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर जो काम कर रहे होते हैं दैट इज़ डॉक्टर्स. जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हैं विद रेफरेंस टू देयर ओन स्पेशलिटीज़, और हर किस्म के डॉक्टर की स्पेशलिटी डिफरेंट हो सकती है. मसलन अगर आप किसी हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड के अंदर जाएं या किसी हॉस्पिटल के पुल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, यू विल कम अक्रॉस द काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स जो पुल्मोनोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं. यहाँ पर एक बीमारी हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस. Tuberculosis is something that is very, very contagious. Tuberculosis can spread from the breath of the patient, but not like that. Tuberculosis patient has to cough and in the air, and when he coughs out in the air without controlling his breath or without obstructing his breath, in that cough there could be the germs of tuberculosis that another person could catch. When these doctors, these pulmonologists are working with the patients of tuberculosis, तो वहाँ पर environmental design किस तरह से होना चाहिए. Naturally TB एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा contagious है, तो यहाँ पर TB के पेशेंट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो TB के पेशेंट्स ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं बल्कि नर्सिंग स्टाफ के लिए भी डेंजरस हो सकते हैं. तो यहाँ पर इस जगह को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि डेंजर मिनिमाइज़ हो सके और पेशेंट्स जो हैं वो आराम से अपने आप को दिखा सकें और डॉक्टर्स तसल्ली के साथ उनको देख सकें विदाउट द पॉसिबिलिटी और विदाउट बम्पिंग इनटू एनी वल्नरेबिलिटी टू द ट्यूबरकुलोसिस दैट इज़ वेरी वेरी कंटेजियस डिजीज़. स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स. इसके साथ ही साथ जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी भी बेशुमार रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर नर्सिंग स्टाफ का जो बुनियादी काम है दैट इज़ टू टेक केयर ऑफ़ द पेशेंट्स एंड टू प्रोवाइड दैट मेडिकल हेल्प दैट इज़ नीडेड बाय द पेशेंट्स व्हाइल दे आर बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल्स. नर्सिंग की जॉब इज़ काइंड ऑफ वेरी वेरी टफ बिकॉज आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किल चीज़ें देखनी पड़ती हैं. अब किस तरह से एक वार्ड को डिज़ाइन किया जाए कि ना सिर्फ नर्सिंग स्टाफ फैसिलिटेट हो बल्कि पेशेंट्स भी फैसिलिटेट हों. अमूमन जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं यू फाइंड आउट कि नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट्स की आपस में काफ़ी दफ़ा गर्मा गर्मी हो जाती हैं एंड दे कम एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर.
और वहाँ पर जब आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, यू फाइंड आउट दैट नर्सिंग स्टाफ इज़ ऑल्सो राइट एंड द पेशेंट इज़ ऑल्सो राइट, then who is wrong? Maybe the design of that place is actually wrong. The design has not been a perfect fit between the requirements of different types of people जो उस वार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अक्सर औक़ात आप जब हॉस्पिटल में किसी की तीमारदारी के लिए जाते हैं, यू फाइंड आउट कि आप वार्ड के करीब पहुँचे हैं तो एक गार्ड निकलते हैं और वो आपको बताते हैं कि आप इस वक्त नहीं आ सकते क्योंकि ये विजिटिंग आवर्स नहीं हैं। वहाँ पर आपने अमूमन हॉस्पिटल्स के अंदर इस किस्म का बिहेवियर देखा होगा कि अमूमन लोग गार्ड्स को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और गार्ड्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं और इस सारी कोशिश के अंदर बाज़ औक़ात बदतमीज़ी हो जाती है और गार्ड्स और विजिटर्स के दरमियान में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर? क्या पेशेंट्स के विजिटर्स को ये नहीं पता था कि ये विजिटिंग आवर्स नहीं हैं? क्या ये पॉसिबल है कि विजिटिंग आवर्स किसी जगह प्रॉपरली मेंशन ना किए गए हों? ये भी पॉसिबल हो सकता है कि विजिटिंग आवर्स सिर्फ उस वार्ड के बाहर लगाए गए हों या हॉस्पिटल के गेट पर ना लगाए गए हों, वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है। देयर कुड बी सो मैनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर, बट इफ़ वी वर्क आउट द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन प्रॉपरली, मे बी वी कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। देन देयर इज़ सपोर्ट पर्सनल एंड विजिटर्स। सपोर्ट पर्सनल्स की अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करें और विजिटर्स के अपने इशूज़ हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल में किसी की तीमारदारी के लिए जाते हैं और आप अपने साथ फूल या मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट लेके जाते हैं। यू एक्चुअली एंड अप विद अ मिस्ट्री एंड पज़ल कि इन फूलों को या इन फलों की टोकरी को किस जगह पर रखा जाए। क्या वार्ड्स के अंदर इस किस्म की जगह प्रोवाइड है या हॉस्पिटल में जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं या कमरे हैं उनके अंदर इस किस्म की जगह प्रोवाइड हैं? अगर हम हॉस्पिटल के ऊपर एक सरसरी सी निगाह इस तरह से दौड़ाएँ तो वी फाइंड आउट दैट स्पेशली इन पाकिस्तान इन सारे एरियाज़ के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल नज़र आते हैं और ये मसाइल दरअसल इनकी रीज़न हम तलाश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर कि हॉस्पिटल को जब डिज़ाइन किया जाता है तो इन सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को ना सिर्फ मद्देनज़र रखा जाए बल्कि जो बुनियादी प्रोसेस एक हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है दैट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड द एनवायरनमेंट एंड द डिज़ाइन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी designed in such a way that it should support that positive, favorable and fruitful interaction between different types of people who are in that particular place. अमूमन कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट्स के अंदर इस तरह से आते हैं। डॉक्टर्स का विजिटर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का विजिटर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फ्लोर नर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटर्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नीड्स ऑफ द पेशेंट्स एंड नीड्स ऑफ द स्टाफ ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं। अब अगर आप सर्जरी की बात करते हैं यू विल फाइंड आउट कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, लेकिन एक डॉक्टर की या सर्जन की जो रिक्वायरमेंट होती है या जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है उनकी रिक्वायरमेंट होती है एक ड्राई और कूल एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट को कम मद्देनज़र रखा जाता है। नेचुरली क्योंकि पेशेंट्स लाइफ इज़ एट स्टेक एंड डॉक्टर्स आर द प्रोफेशनल्स हु आर फाइन एंड हेल्दी एंड दे आर वर्किंग ऑन द पेशेंट्स, तो यहाँ पर डॉक्टर्स को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल कर दिया जाता है और पेशेंट को कंफर्टेबल किया जाता है ताकि पेशेंट की हेल्थ नीड्स को बेहतर तरीके से मीट किया जा सके। स्टूडेंट्स, इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स को जब आप देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत के मसाइल यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर आप एक हॉस्पिटल के डिज़ाइन के अंदर चाहें और and if you come to ask from different people who are designing the hospital and the people who are working in the hospital, तो हॉस्पिटल की डिज़ाइन के अंदर एक अंडरलाइनिंग फ़िलासफ़ी इन 3 पॉइंट्स के अंदर बताई जा सकती है। नंबर 1, मेक एनवायरमेंटल चेंजेस टू इंक्रीज़ एम्प्लॉय एफिशिएंसी। हॉस्पिटल के डिज़ाइन के अंदर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एनवायरमेंटल चेंजेस की जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल के अंदर तो पेशेंट्स होते हैं और पेशेंट्स के लिए बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर दे से इंक्रीज्ड स्टाफ एफिशिएंसी विल रिजल्ट इन पेशेंट्स वेलबींग। हॉस्पिटल के अंदर इंक्रीज स्टाफ एफिशिएंसी पेशेंट की वेलबींग के लिए नेचुरली बहुत अच्छी होगी। अगर स्टाफ बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है तो हॉस्पिटल के पेशेंट्स के ऊपर ही काम करेंगे वो, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, देन दे कैन वर्क आउट वेरी वेल एंड पेशेंट्स वुड बी वेरी हैप्पी। सो यूजुअली इन द हॉस्पिटल्स डिज़ाइन वन थिंग इज़ टेकन केयर ऑफ कि स्टाफ की एफिशिएंसी को किसी तरह से इंक्रीज़ किया जाए और स्टाफ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने के बाद पेशेंट्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा
बेहतर ट्रीट किए जा सकते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इस पॉइंट के ज़ेरे असर बिल्डिंग्स तो इस तरह से डिज़ाइन कर दी जाती हैं, लेकिन स्टाफ की नीड्स और पेशेंट्स की नीड्स दे कम एट लॉगर-हेड्स विद ईच अदर। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी समटाइम्स इज़ ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ डीपर्सनलाइजेशन, कि किसी तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, लेकिन पेशेंट्स की नीड्स को यहाँ पर भरपूर तरीके से मद्देनज़र नहीं रखा जाता। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा फ्रॉम एन एक्सर्प्ट ऑफ द बुक बाय रॉबर्ट, जिसके अंदर उन्होंने एक मेंटल हॉस्पिटल में पेश आने वाला वाक़ये के बारे में बताया। In 1969, a mental hospital decided to spend pension funds on amenities for the elderly. New furniture and air conditioners and a TV was purchased for the ward. Sommer made following observations in the ward. Number 1. Patients were never consulted prior to or even after the installation of new furnishing. Number 2. Straight, raw back to the wall chairs were enjoyed by the nurses because it made the surveillance easy. Number 3. The straight line arrangement was maintained by the patients themselves. Number 4. No attempt was made to arrange the furnishing in any other way. And number 5. The arrangement was highly detrimental to promoting social contact amongst the patients. इस वाक़े को सॉमर्स ने अपनी बुक के अंदर रिपोर्ट किया। उसने बताया कि मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें एक साइकियाट्रिक वार्ड के अंदर फ़िक्स की जाएँ, तो उस डिसीजन के अंदर दरअसल उन्होंने कभी भी पेशेंट्स को कंसल्ट नहीं किया कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए और किस तरह का डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है। लेकिन दे मे से दैट व्हाई शुड वी आस्क पेशेंट्स बिकॉज वी नो कि व्हाट इज़ बेटर फॉर देम। However, when you come down to this point, you may always come up with a comment that have you ever conducted any research in order to find out that what is better for the patient? मिसाल के तौर पर अगर एक स्ट्रेट लाइन पोजीशन है चेयर्स की, तो वहाँ पर पेशेंट्स नेचुरली आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर हम राउंड शेप के अंदर लगा देते हैं, प्रॉबली दैट सपोर्ट्स द सोशल कॉन्टैक्ट, और उस सोशल कॉन्टैक्ट की वजह से पेशेंट कैन फाइंड आउट हेल्प इन ईच अदर। Naturally, when people are talking to each other, it makes them feel better about themselves. So Sommer noted that no consultation was done with the patients in that particular hospital, and all the new furnishings were installed, new TVs and air conditioners were installed with reference to the needs of the staff that was controlling those patients. So in a way, you could find a simile between the patients and the prisoners in a prison house, where the prison house is designed to support all the requirements of the guards and the administrators who are running the prison, so that prisoners would not run away. Similarly, hospitals are designed in a way so that the patients' needs could be met with by the increased efficiency from the staff. Let us see at the institutional design of the hospital. हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। नंबर 1, परमानेंट बिहेवियर मेंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों के परमानेंट बिहेवियर मेंटेनिंग स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक साहब की टांग टूटी हुई है और वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी टांग को एक बड़ी ऑड पोजीशन के अंदर हवा में सस्पेंड करना हो, और यहाँ पर उनको एक परमानेंट बिहेवियर को सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अमूमन इस रिक्वायरमेंट के साथ साथ पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा और रिक्वायरमेंट्स भी होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज हिज लेग इज़ सस्पेंडेड इन द एयर एंड इज़ गोइंग टू स्टे सम टाइम ओवर देयर, then his excretory needs and his needs to be his dietary needs and his social needs, all those needs could be taken care of so that those needs could be met with very effectively. So permanent behavior maintaining structures should be available in the hospitals. Number 2, structures that will exercise latent healthy behavior that may be learned for permanent use for rehabilitation. ऐसे स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन के अंदर मदद दें। समथिंग इज़ कॉल्ड लेटेंट बिहेवियर, द बिहेवियर इनसाइड अस, द वे वी थिंक अबाउट आवर एनवायरनमेंट. If that environment is engineered in such a way that it creates the natural resilience, the natural urge to live inside the patient, that life is beautiful kind of thing, then that patient would naturally be overcoming his disease and his disorder. However, if you find out that patients are stuffed into a ward, that ward automatically looks like a mechanic's shop where patients are simply there more like the tools या फिर instruments जिनके ऊपर काम किया जाएगा, और पेशेंट्स की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं with reference to the beauty of the environment, with reference to their well-being, that is not being taken care of. In such sort of place,
the natural ability or the immunity of the patient towards fighting with the disease is naturally depressed, and patients cannot work that out. However, if we make the requisite changes in that environment, we can help patients bring up their immunity level somehow. Point number 3 is structures that will allow for freedom of operation and expansion in scope of healthy aspects of the individual realization. ऐसे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो पेशेंट्स की इंडिविजुअल रियलाइजेशन को हेल्प करें और वहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम बिल्ड अप करें. Patients may be taught to think about life in a positive way, and that kind of environment could be built up around them. The final and important point is the hospital environment naturally needs to be designed to compensate for failures in individual performance and where possible to raise its level. जितनी फेलियर्स की हमने बात की इन द प्रीसीडिंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जहाँ पर हम हॉस्पिटल में ये डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पर कितनी किस्म के मसाइल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम किसी तरह से इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकें कि किस तरह से एक परफेक्ट फिट डिज़ाइन किया जा सकता है जिसके तहत बिहेवियर की एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सके, ना सिर्फ बल्कि उसको इंक्रीज़ भी किया जा सके किसी ना किसी तरह से. स्टूडेंट्स, यहाँ से चलते हैं हॉस्पिटल डिज़ाइन और इसके इफ़ेक्ट्स की तरफ. हॉस्पिटल का डिज़ाइन और इस डिज़ाइन का इफ़ेक्ट की जब हम बात करते हैं, one thing becomes very important, which we also discussed earlier, and that is building design needs to be a perfect fit between the design and the desired level of performance. Now at this point of time, let us do a small exercise, and in this small exercise I would appreciate that if you someday take your time and go spend some time in a hospital, if that is possible for you. हॉस्पिटल में जाकर आपने अपनी सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लेनी हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है. ऑफ कोर्स दीज ऑब्जर्वेशंस वुड बी रूडिमेंट्री एंड दीज ऑब्जर्वेशंस वुड बी kind of not very expert observations because you probably don't know much about the hospitals, but you just go into the hospital and just act like a psychologist and watch the entire environment. I want you to notice the following things. Number 1, are patients requiring x-rays kept waiting because their room and the radiology department are on different floors? सबसे पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है कि पेशेंट्स को जिन्होंने अपने एक्सरेज करवाने हैं, क्या उनको इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक डिफरेंट फ्लोर पे है और पेशेंट की वार्ड एक डिफरेंट फ्लोर पे है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये नोट करनी है कि पेशेंट के बेड से रिलेटिव जो रेस्ट रूम्स हैं उनके दरमियान में कितना फ़ासला है और क्या उस स्पेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो पेशेंट इंट्रावेनस ट्रीटमेंट पे हैं वो रेस्ट रूम्स को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें. इस चीज़ को नोट करने के बाद जो आपने अगली चीज़ नोट करनी है, दैट इज़ कि उस वार्ड के अंदर या उस कमरे के अंदर क्या विंडो सिल्स इतनी बड़ी हैं कि पेशेंट्स के लिए जो फ्रूट की बास्केट आती है या उनके विजिटर्स जो उनके लिए फूल वगैरह लेके आते हैं या उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत कार्ड्स लेके आते हैं, उनको वहाँ पर रखा जा सके. क्या कार्ड्स को लगाने की कोई जगह है? एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू वुड बी नोटिसिंग इज़ दैट आर वेरियस फैसिलिटीज़ विद इन द बिल्डिंग क्लियरली मार्क्ड एंड ईजी टू लोकेट. अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको पेशेंट तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ किधर हैं और वो वार्ड किधर है. और जब आप पेशेंट के पास पहुँचते हैं एंड द नर्स कम्स टू टेल यू दैट यू हैव टू गो एंड गेट द एक्सरे ऑफ द पेशेंट और यू हैव टू गो एंड गेट द MRI ऑफ द पेशेंट, देन वेयर इज़ दैट प्लेस जहाँ पर MRI किया जा सकता है और एक्सरे किया जा सकता है. So when you go to the hospital, just notice all of these things. Make your observations and write down everything. So you will bring your data back home to you. Now let us see कि जो डेटा आप लेके आएंगे उसके साथ आपने क्या करना है. सबसे पहले जब आप घर आएँ तो आपने जो सारा हॉस्पिटल देखा, आपने उसका एक फ्लोर प्लान ड्रॉ करना है. शायद आपको इनिशियली ये मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप उसका एक फ्लोर प्लान एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद आप वो अपना फ्लोर प्लान अपने किसी दोस्त को दिखाएं और उससे पूछें कि क्या वो इस फ्लोर प्लान को अंडरस्टैंड कर सकता है. When you show this floor plan to your friend, just see कि उस फ्लोर प्लान के तहत क्या आपका दोस्त मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ़ जगहों को आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो किस जगह पर हैं और रिलेटिव पोजीशन उनकी क्या है. If your friend can understand that, that's very good and very interesting. Then based upon your obviously superficial observations, what kinds of changes in design might you suggest to make the hospital easier to find your way around? अब इस सारी कार्रवाई के बाद आप अपने डिज़ाइन को गौर से देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस डिज़ाइन के अंदर आप क्या चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर आपने हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल देखे होंगे. वो मसाइल कुछ इस तरह के हो सकते हैं.
जब आप पेशेंट के पास पहुँचे तो कुछ देर के बाद एक नर्स आई जिन्होंने उनको बताया कि आपका जी एक्सरे होगा, तो आपको एक्सरे करवाना है। एंड यू फाइंड आउट कि एक्सरे करवाने के लिए पेशेंट को एक अगले फ्लोर की तरफ लेकर जाना है। पेशेंट्स की लेबोरेटरीज़ किधर हैं, पेशेंट्स की जो मुख्तलिफ बिलोंगिंग्स हैं उनको किस जगह पर रखा गया है। फिर आपने ये नोटिस करना है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए तो आपको रास्ता सही तरह मिला या नहीं, और अगर आप हॉस्पिटल के अंदर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो डिपार्टमेंट्स, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है, क्या वो क्लियरली मार्क्ड थे या नहीं। व्हेन यू कम बैक होम, work out all of these things and then put your floor plan in front of you and talk to your friend about it and make some changes into that floor plan. Make your suggestions about it. अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपने उस सारी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है and you actually went through that environment. Based upon your observation and your experience, आप ये सजेस्ट करने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या चेंजेस पैदा की जा सकती हैं। जब आप ये सजेस्ट कर लें कि क्या चेंजेस पैदा की जा सकती हैं, then you have a visual tour into that hospital once again. I mean, you try to imagine visiting that hospital again, and this time you are visiting into the floor plan that you have newly designed based upon your own suggestions. And in that visual tour, do you find out कि अब वो जगह तलाश करना आसान है, अब पेशेंट्स के लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो चुकी है और अब पेशेंट्स को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, ना सिर्फ पेशेंट्स को बल्कि डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी बेहतर तरीके से उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सकता है। इफ़ दैट इज़ सो, then that is the moment when you have started thinking about that hospital from the point of view of environmental psychology. So students, इस किस्म के इश्यूज़ हॉस्पिटल के डिज़ाइन के अंदर हम स्टडी करते हैं और हमें एक परफेक्ट फ़िट ढूंढना होता है कि हम हॉस्पिटल के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़रूरियात के हिसाब से किस तरह से एनवायरनमेंट डिज़ाइन करें। द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इन लाइन दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इज़ द प्रिजन्स। हॉस्पिटल्स के बाद अब हम प्रिजन्स को डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी प्रिजन्स के बारे में सोचा है कि प्रिजन्स किस तरह की होती हैं? क्या आपने कभी कोई प्रिजन की तस्वीर देखी हैं? हैव यू एवर सीन प्रिजन्स इन द मूवीज़? प्रिजनर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रिजन इज़ अ प्लेस जहाँ पर प्रिजनर्स रहते हैं। हाउ डू यू थिंक प्रिजनर्स आर लिविंग देयर लाइफ्स? प्रिजनर्स के कुछ राइट्स हैं, क्या प्रिजनर्स को किसी तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है? I would leave you today with all of these questions in your mind so that when we come back in the next lecture, we could discuss the structure of prison more effectively and in more detail. So think about these questions. अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर एक्साइटिंग लगा होगा and I look forward to meeting with you once again in the future and remember we are going to talk about the prison. मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।